लालू और मुन्ना में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ काम पर जाते और वापस भी साथ में ही लौटते। कुछ दिनों पहले ही दोनों ने एक साथ एक ही मंडप में शादी की थी। एक रात जब वे दोनों घर लौट रहे थे तो मंदिर के पास उन्हें एक औरत सिंदूर बेचती दिखी। मुन्ना, मैं सोच रहा हूँ कि शबनम के लिए सिंदूर खरीद लूं। तुम अकेले क्यों खरीदोगे? मैं भी अपनी कामनी के लिए सिंदूर खरीदूंगा। लालू और मुन्ना सिंदूर खरीदकर अपने अपने घर ले गए। लालू ने अपनी पत्नी से कहा, शबनम, आज मैं तुम्हारे लिए सिंदूर लेकर आया हूँ। तुम्हारी सूनी मांग अच्छी नहीं लगती। आज के बाद हमेशा तुम्हारी मांग में सिंदूर दिखना चाहिए। उस रात शबनम सिंदूर लगाकर ही सो गई। रात में अचानक खटपट की आवाज से लालू की आंख खुल गई। उसने देखा कि शबनम अपनी सिंगारदानी का सामान निकालकर बाहर फेंक रही है। शबनम, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें श्रृंगारदानी का सामान पसंद नहीं? शबनम ने लालू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब श्रृंगारदानी का सारा सामान बाहर फेंका जा चुका था तो शबनम ने एक ईंट से श्रृंगारदानी तोड़ी और दरवाजे से बाहर फेंककर वह सोने चली गई। इसे क्या हो गया है? लगता है मुझसे नाराज है। लालू ने अगले दिन शबनम के व्यवहार के बारे में मुन्ना को बताया। जब हम लोगों ने शादी का सामान खरीदा था तो मैंने तुमसे कहा था कि सस्ती वाली श्रृंगारदानी मत खरीद, लेकिन तू नहीं माना। आज ही उसके लिए महंगी वाली नई श्रृंगारदानी लेकर जा। रात में जब लालू घर पहुंचा तो शबनम का चेहरा देखकर डर गया। शबनम के पूरे चेहरे पर लाल सिंदूर पुता हुआ था और वह शादी की फोटो फाड़ फाड़ कर फेंक रही थी। शबनम, ये क्या कर रही हो? कल रात तुमने श्रृंगारदानी तोड़ डाली और अब फोटो फाड़ रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? लालू ने शबनम के हाथ से फोटो का एल्बम छीन लिया। शबनम की आंखें खून से लाल हो गई। उसने गुस्से में पास रखी बड़ी अलमारी को जमीन पर गिरा दिया। लालू गुस्से से तेजी से चिल्लाया, शबनम! शबनम का मूड अचानक से बदल गया। ये मैं क्या कर रही थी? अलमारी किसने गिराई? और ये हमारी शादी के फोटो किसने फाड़ दिए? शबनम ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह चीख पड़ी, मेरे चेहरे पर सिंदूर किसने लगाया? ये सब तुमने ही किया है। लालू को अपनी पत्नी का अजीब व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन काम से लौटते समय लालू ने मुन्ना को सारी बात बताई। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। दोनों को मंदिर के पास सिंदूर बेचने वाली औरत फिर से मिली। मुन्ना सिंदूर खरीदने लगा। मुन्ना, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सिंदूर खरीदा था, अब तुम दोबारा खरीद रहे हो? मैंने उस दिन जो सिंदूर खरीदा था वो सब बेकार हो गया, क्योंकि उस दिन मैंने यहाँ से जाते ही अपनी शर्ट वॉशिंग पाउडर में भिगो दी थी और शर्ट की जेब में ही सिंदूर रखा हुआ था, इसलिए उस सिंदूर का कोई उपयोग नहीं हो पाया। मुन्ना अपने घर सिंदूर लेकर पहुंचा और उसकी पत्नी कामिनी अपनी मांग में सिंदूर भरकर सो गई। मुन्ना की रात के 12 बजे आंख खुली। उसने देखा कि कामिनी बिस्तर पर नहीं है। मुन्ना उठकर बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि कामिनी अपने चेहरे पर सिंदूर लगा रही है। कामिनी, सिंदूर को चेहरे पर क्यों लगा रही हो? मुन्ना ने कामिनी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छीन ली। कामिनी उठकर किचन में चली गई। जब वह किचन से वापस लौटी तो उसके हाथ में चाकू था और उसका चेहरा भयानक था। कोई पति जिंदा नहीं रहेगा। कामिनी ने मुन्ना के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। मुन्ना सीधे घर के बाहर भागा और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। कामिनी अंदर से दरवाजे में चाकू मारती रही। मुन्ना उसी समय दौड़ता हुआ लालू के घर पहुंचा। लालू, मेरी पत्नी कुछ अजीब हरकतें कर रही है। उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। उसका पूरा चेहरा सिंदूर में रंगा हुआ था।
आज मैंने शबनम को सिंदूर नहीं लगाने दिया था, वो बिल्कुल ठीक है। उस सिंदूर में ही कुछ गड़बड़ है। अगले दिन लालू और मुन्ना ने मंदिर के बाहर खड़े होकर सिंदूर बेचने वाली उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। लालू और मुन्ना मंदिर के अंदर गए और उन्होंने मंदिर के बूढ़े पुजारी से पूछा, बेटा, वो औरत 40 साल पहले यहाँ खड़ी होती थी जब मैं बच्चा था। ये आप क्या कह रहे हैं? उस औरत की उम्र तो 30-35 के आसपास ही होगी। तुमने जरूर उस औरत की भटकती आत्मा से सिंदूर ले लिया है। 40 साल पहले रूपवती नाम की एक औरत मंदिर के बाहर सिंदूर बेचा करती थी। रूपवती शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति शराबी और पियक्कड़ था। रूपवती को रामजीमल नाम के चित्रकार से प्यार हो गया था। एक दिन जब वो चित्रकार रूपवती का चित्र बना रहा था, तो रूपवती के पति ने उन दोनों को देख लिया। उस दिन जब रूपवती घर पहुंची तो उसके नशेड़ी पति ने चाकू से रूपवती की हत्या कर दी। रूपवती की आत्मा अपना सिंदूर बांटकर सारे पतियों से बदला ले रही है। मुन्ना और लालू ने तुरंत अपने घर जाकर रूपवती की आत्मा से लिया गया सिंदूर बाहर फेंक दिया। आज भी लोगों को मंदिर के बाहर रूपवती की आत्मा सिंदूर बेचती दिखाई देती है। ये बात है 1975 की। रंजन शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता नीलमपुर गांव में रहते थे। उसके कुछ ही दिनों पहले प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वे शहर चला आता है। एक दिन वो देर रात अपने ऑफिस से रूम पर लौट रहा था। आज तो बड़ा ही लेट हो गया। जब घर में प्रिया आ जाएगी तो ये सब देर रात तक पार्टी करना भी बंद हो जाएगा। थोड़ी ही दूर से अंधेरी रात में उसे एक साया देख रहा होता है। रंजन और तेज चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उस बिल्ली की आंखें चमकने लगती हैं और वो रंजन का पीछा करने लगती है। रंजन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बिल्ली गायब हो जाती है। अरे अभी तो यही थी। पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। रंजन जैसे ही आगे मुड़ता है, बिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत महिला का भेष धारण कर लेती है। रंजन उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है। कौन है आप? इतनी सुनसान रात में अकेले इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस शहर में नई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। कितनी सुंदर है ये। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। माया अपनी खूबसूरती से रंजन का मन जीत लेती है। वो उससे कहता है, क्या मदद चाहिए आपको? अगर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। अरे हाँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा फर्ज है। आप चलिए, आपको मैं सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। धन्यवाद। आपकी पत्नी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। माया को रंजन उसके घर ले चलता है। रंजन की नजर माया से हट ही नहीं रही होती है। वो बात शुरू करता है, तो आप इस शहर में किस कारण से आई हैं? मैं हरिपुर गांव में रहती थी। आज से 1 साल पहले मुझे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था रोहन। वो इसी शहर का है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करने जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया और मैं इंतजार करती ही रह गई। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। उसने किसी और के साथ शादी कर भी ली थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शहर में उसे ढूंढने आ गई। मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। रंजन दरवाजा बंद करता है और माया को देखता है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। आप सच में बहुत खूबसूरत है माया जी। लेकिन आप कितने बड़े झूठे हैं रंजन जी। ये आप क्या कह रही हैं माया?
आपने झूठ बोला कि आप शादीशुदा नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। रोहन ने मुझे धोखा दिया तो जानते हो मैंने क्या किया? आत्महत्या। और फिर उसे मैंने मार डाला। और मैं हर उस मर्द को मार डालूंगी जो धोखा देता है। रंजन ये सुनकर घबरा जाता है। कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। माया पीछे देखती है और उसका खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वे गुस्से से रंजन को देख रही है। रंजन उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया दरवाजे पर अपनी आंखों से करंट की लहर बना देती है और रंजन जैसे ही दरवाजा छूता है उसे तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कहाँ भागेगा धोखेबाज, मुझसे बचकर। मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे अपने घर लाया था ना, अब मेरा कहर देख। कमरे का माहौल पूरा बदल जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रंजन बुरी तरह से घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। मैं तेरे जैसों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तुझे तो मरना ही होगा। माया रंजन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ देती है और रंजन दर्द से तड़पने लगता है और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली रात माया फिर खूबसूरत रूप लेकर अपना अगला शिकार ढूंढने निकलती है।